नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज के वीडियो में एक चक्र बनता है। फिल्म, सरकार, सेना, जवान, किसान, मीडिया, लद्दाख और मणिपुर का। ऐसा लगता है कि सारी बातें गोल गोल एक कटोरे में घूमती चली जा रही हैं। अब देखिए, शाहरुख खान की एक फिल्म आई है जवान। इस फिल्म का जवान आप जनता से कुछ और कह रहा है। अखबार में खबर छपी है कि जो सेना के जवान हैं उन्हें छुट्टियों के दौरान कुछ और ही करना होगा। मणिपुर में राज्य सरकार कैबिनेट की बैठक में असम राइफल्स की निंदा करती है। मीडिया इस कहानी में कैसे प्रवेश करता है और चुपके से बिना आवाज किए निकल जाता है, यह भी देखते चलिए। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उनकी टीम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि सेना के आग्रह पर मणिपुर गई थी। वहां एक तरफा रिपोर्टिंग हो रही थी और सेना चाहती थी कि गिल्ड की टीम एक रिपोर्ट तैयार करे जिससे वहां की मीडिया की सच्चाई सामने आए। भारत में मीडिया की सच्चाई भारत के लोगों को भी अब मालूम है और दूसरे देश के लोगों को भी मालूम है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते हैं, वियतनाम जाकर आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ट्विटर पर लाइव कर देते हैं। आज हम एक नया तरीका अपना रहे हैं। यह ना तो पूरी तरह से वीडियो है, ना पॉडकास्ट है। हम इसका मिश्रित रूप अपना रहे हैं। अब आप आगे का हिस्सा मेरी आवाज की शक्ल में भी सुनेंगे। आवाज के साथ रिपोर्ट से संबंधित कुछ दृश्य कभी कभी आपको चलते हुए नजर आएंगे, मगर मेरा चेहरा नहीं होगा। यह हम इसलिए कर रहे हैं ताकि यात्राओं के दौरान भी रिपोर्ट बनाने का सिलसिला जारी रह सके। ये एक प्रयोग है, उम्मीद है इसे आप स्वीकार करेंगे। आप देख रहे हैं रवीश कुमार ऑफिशियल। बहुत दिनों से कहा नहीं, लेकिन आप ज्वाइन करना ना भूलें। ज्वाइन जरूर कीजिए, आपकी मदद से हमें सहारा मिलता है। अब आते हैं आज की रिपोर्ट पर। 5 घंटे चलने वाली मस्कीटो कॉइल को लेकर कितने सवाल करते हो, लेकिन 5 साल अपनी सरकार चुनते वक्त एक सवाल नहीं करते हो, कुछ नहीं पूछते। अपने इन संवादों के कारण शाहरुख खान की फिल्म जवानों के राजनीतिक इस्तेमाल के दौर में पहले जवान को जनता बनाती है, फिर वह जवान जनता से जनता बनने के लिए कह रहा है। शाहरुख खान की फिल्म सुपरहिट हो गई है। यह फिल्म जनता को जवान बना रही है या जवान को जनता, इस पर बहस चल रही है, मगर मैंने अभी तक फिल्म नहीं देखी। हो सकता है कि लोग कैमोफ्लेज प्रिंट का कपड़ा सिलवाने लग जाएं और जवान बनकर सरकार से पूछने निकल जाएं। अब संयोग देखिए, इससे पहले कि जनता सेना की वर्दी की तरह दिखने वाले कैमोफ्लेज प्रिंट में नजर आने लगे, संसद के भीतर नजर आने वाले मार्शलों के लिए ऐसा ही कुछ यूनिफॉर्म आने जा रहा है। हिंदू बिजनेस लाइन के दलीप सिंह ने पिछले हफ्ते अपनी रिपोर्ट में बताया है कि संसद के सुरक्षा कर्मियों के लिए सेना के कैमोफ्लेज प्रिंट में यूनिफॉर्म बनाई जाएगी। अभी तक पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस नीले रंग की सफारी सूट में नजर आती थी। किसान आंदोलन के समय गोदी मीडिया ने किसानों को आतंकवादी कह दिया। आज किसान आंदोलन के नेता शाहरुख खान की फिल्म जवान की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि किसानों की बात इस फिल्म में उठाई गई है। मीडिया ने आपको कहां पहुंचा दिया है? आप कितनी कम उम्मीदें करने लगे हैं मीडिया से कि एक फिल्म में 2 पंक्तियों का जिक्र सुनकर आपको राहत महसूस होती है। इस फिल्म की धुआंधार चर्चा के बीच जवानों को लेकर मीडिया में आई अब इन खबरों को जरा पलटिए। कई अखबारों ने इस रिपोर्ट को छापा है कि जवान जब छुट्टी पर जाएंगे तो उन्हें स्कूलों में चर्चा करनी होगी, टॉक देना होगा, बताना होगा कि देश का क्या मतलब है। उन्हें सर्व शिक्षा अभियान और स्वच्छता अभियान के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए, ये आदेश में लिखा है। फिल्मी पर्दे का जवान सरकार से सवाल पूछ रहा है, असली जीवन का जवान सरकार की योजनाओं का प्रचार कर रहा है। मान लीजिए वह जवान स्कूल में प्रचार के लिए जाता है और उसे पता चलता है कि मास्टर जी खुद किसी योजना का प्रचार कैसे हो, इसे समझने के लिए जिलाधिकारी की बैठक में चले गए हैं। तब क्या यही जवान फिल्मी जवान की तरह सरकार से सवाल कर सकेगा कि बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है? फिल्मी जवान की तरह जनता के साथ साथ सरकार को जागरूक कर पाएगा? अब दूसरी मिसाल लीजिए।
मान लीजिए कि उस जवान की नजर इस खबर पर पड़ जाती है कि 2014 से लेकर अभी तक उद्योगपतियों के 14.5 लाख करोड़ का कर्जा बट्टे खाते में डाल दिया गया है, राइट ऑफ किया गया है और वसूली करीब 3 लाख करोड़ भी नहीं हुई है। इस खबर को पढ़ने के बाद सेना के जवान को शाहरुख खान की फिल्म का संवाद याद आ जाता है और वो शाहरुख खान की आवाज में वो संवाद उसकी कानों में गूंजने लग जाता है। एक बैंक जो केवल 40,000 रुपए के लिए गरीब किसानों को उसकी जान लेने पर मजबूर कर देता है, उसी बैंक ने तुम्हारे डैड के 40,000 करोड़ यूं ही माफ कर दिए। ये संवाद है फिल्म का। इसके बाद वह जवान किसानों के साथ हो लेता है, मोर्चा लेकर बैंक के बाहर पहुंच जाता है कि हमें बैंक को जागरूक करना है, किसानों के लोन माफ करवाना है। तब सेना क्या करेगी, सरकार क्या कहेगी? लेकिन यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उस जवान से यह ना कहा जाए कि वह अग्निवीर योजना का भी प्रचार कर दे, जिसके कारण 4 साल के बाद उसके सेना से बाहर होने का खतरा सर पर मंडराता रहता होगा। मीडिया रिपोर्ट में अग्निवीर योजना के बारे में जागरूक करने का मुझे तो जिक्र नहीं मिला, केवल स्वच्छता अभियान और सर्व शिक्षा अभियान का जिक्र मिला। इस आदेश को लेकर यह बहस बहुत जरूरी हो रही है कि कहीं सेना के जवानों को प्रचार के काम में तो नहीं लगाया जा रहा है, सेना का राजनीतिक इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। सेना का जवान वैसे ही मुश्किल हालात में काम करता है, उसका जीवन बहुत कठोर होता है। जरूरी नहीं कि सभी को इसकी वास्तविक जानकारी हो कि कोई योजना कागज पर कैसी है और जमीन पर कैसी है। जवान भी अब छुट्टी पर जाते समय सोचा करेंगे, छुट्टी पर जा रहे हैं या प्रचार पर। जब जवान ही प्रचार करने लग जाएंगे तो उसके गांव में राजनीतिक दल के कार्यकर्ता अचार डालेंगे, किसका प्रचार करेंगे? क्या हजारों कार्यकर्ताओं की फौज प्रचार का काम नहीं कर सकती? चंदे के हिसाब से ही सोचिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद बीजेपी को कई हजार करोड़ रुपए के चंदे मिले हैं। कौन देता है वो पैसा, उसका नाम तक पता नहीं चल सकता, क्योंकि कानून ही ऐसा बनाया गया है। बहरहाल वो पैसा तो प्रचार के लिए दिया जाता है और राजनीतिक दल अपनी सरकार की योजना का प्रचार भी करते हैं। जब सेना को राष्ट्र निर्माण के नाम पर इस काम में लगा दिया जाएगा, तब फिर बीजेपी प्रचार के लिए चंदा लेना भी बंद कर दे। ऐसा तो नहीं है कि स्वच्छता और सर्व शिक्षा अभियान ही महान उद्देश्य से प्रेरित है, इसमें राजनीति नहीं है। बाकी सभी योजनाओं का महत्व भी किसी से कम नहीं है और किसी में भी राजनीति खोजी जा सकती है। क्या पता जवान से कह दिया जाए कि आप फसल बीमा योजना का प्रचार करें, लोगों को जागरूक करें, जबकि उसके घर में, उसके गांव में इस योजना को लेकर 100 सवाल हैं। उन सवालों का जवाब क्या इस जवान के पास होगा? किसानों ने कह दिया कि हमें जागरूक करने की जरूरत नहीं, हम तो जब से ठगे गए हैं नींद नहीं आ रही। आप जवान जी हमारे सवाल के जवाब ला दो, कम से कम सेना से ही हमारा सवाल सरकार से पूछवा दो, तब क्या होगा? ऐसे तो इसी तरह एक दिन सभी सरकारी कर्मचारियों को कह दिया जाएगा कि सेना के जवान प्रचार कर रहे हैं और आप संडे के दिन आराम कर रहे हैं। आप भी कम से कम 10 घरों में सरकार की स्कीम का प्रचार करके आइए। एक दिन यह भी तो हो सकता है कि किसी सरकारी योजना के जितने लाभार्थी नहीं होंगे, उससे कई 100 गुना ज्यादा उसके प्रचारक हो जाएंगे। राष्ट्रहित और राष्ट्रवाद के नाम पर पत्रकारिता को इसी तरह खत्म कर दिया गया। अब जवान जब गांव लौटेगा तो लोग कहेंगे कि घर आए हो वो तो ठीक है, पर प्रचार किस योजना का करने वाले हो? जवान की मां कहेगी बेटा खाना खा ले, जवान कहेगा मां पहले 2-3 योजनाओं का प्रचार कर लूं फिर खाता हूं। हजारों करोड़ रुपए के विज्ञापन जिस गोदी मीडिया को दिया जाता है, वो जनता के पैसे का ही होता है। एक नेता के पीछे लाखों करोड़ रुपए और हजारों को रोजगार देने वाला मीडिया नाम का पेशा बर्बाद कर दिया गया। क्या उससे प्रचार नहीं हो पा रहा था, या अब उसके प्रचार पर लोगों में विश्वास घट गया है, जो अब जवानों को लगाया जा रहा है ताकि आम लोग ये समझें कि सेना का जवान इसकी तारीफ कर रहा है, इसका मतलब है कि यह योजना बहुत अच्छी है और सभी जगह लागू हो गई है। मीडिया की बर्बादी के बीच
इस खबर पर हमारी नजर पड़ गई। लाइव लॉ में उस बहस का जिक्र है जहां सेना और मीडिया का संदर्भ आता है। सेना एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया से कहती है कि वो मणिपुर आए और वस्तुनिष्ठ रिपोर्टिंग करे, क्योंकि वहां का मीडिया एक पक्षीय हो गया है। एडिटर्स गिल्ड की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में यही कहा है। आज सेना को ही निष्पक्ष मीडिया की सबसे अधिक जरूरत पड़ गई है। मुझे लगता है कि गोदी मीडिया के पत्रकारों को अग्निवीर योजना के तहत सेना में भेज देना चाहिए, ताकि अब वे जवान बनकर सरकार का प्रचार करें, और सेना को अपना मीडिया बना लेना चाहिए ताकि वह सही फैक्ट रिपोर्ट जनता को बता सके। यह हालत हो गई है हमारे देश की। एडिटर्स गिल्ड ने फैक्ट फाइंडिंग टीम भेज दी और रिपोर्ट जारी कर दी तो मणिपुर ने एफआईआर कर दी। बाकायदा मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एडिटर्स गिल्ड की रिपोर्ट को निशाने पर लिया। इसे चुनौती देने के लिए पत्रकार सीमा गुहा, संजय कपूर, भारत भूषण और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से रिट याचिका दायर की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। कपिल सिब्बल ने यूं ही बात नहीं कही। एडिटर्स गिल्ड की तरफ से उन्होंने कोर्ट से कहा कि हमने स्वेच्छा से वहां जाने की इच्छा नहीं जताई थी। सेना ने हमसे अनुरोध किया था। यह बहुत गंभीर मामला है। कृपया एडिटर्स गिल्ड को भेजे गए सेना के पत्र को देखें। यह एडिटर्स गिल्ड को सेना का निमंत्रण है। देखें क्या है, वहां क्या हो रहा है। स्थानीय मीडिया द्वारा अनैतिक एक पक्षीय रिपोर्टिंग, यह उनके निमंत्रण पर हम गए थे। इस दलील से सीजीआई ने पूछा, लेकिन सेना ने एडिटर्स गिल्ड को मणिपुर आने के लिए क्यों कहा? सिब्बल ने जवाब दिया, क्योंकि वे जमीन पर क्या हो रहा है इसका वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन चाहते थे। 15 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। हिंदू अखबार में विजेता सिंह की यह रिपोर्ट चिंता में डालने वाली है। यह रिपोर्ट बता रही है कि मणिपुर में सेना और अर्धसैनिक बलों को राज्य की पुलिस से किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वहां बीजेपी की सरकार है जो डबल इंजन कहलाती है। इस तरह की रिपोर्ट छप रही है। विजेता ने इसे सेना के सूत्रों के हवाले से लिखा है। मणिपुर की हालत में कोई सुधार नहीं है। सुधार होता तो 4,500 अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भेजने का फैसला नहीं होता। मई से सितंबर आ गया, वहां से तो सुरक्षा बलों की अब वापसी होनी चाहिए थी, मगर उल्टा तैनाती बढ़ती जा रही है। वहां पहले से ही 36,000 केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात हैं। इसमें सेना के भी जवान शामिल हैं। हिंदू अखबार ने एक वीडियो का जिक्र किया है जिसमें पुलिस की वर्दी में जवान असम राइफल्स के जवानों से बहस कर रहे हैं। यही नहीं, जो हथियार लूटे गए थे अभी तक सभी बरामद नहीं हुए हैं। इनमें से कुछ हथियारों को ब्लैक मार्केट में बेचा गया है। पिछले शनिवार को मणिपुर कैबिनेट में पल्लेल में भीड़ को काबू करने के दौरान सुरक्षा बलों के बर्ताव की निंदा की गई। कैबिनेट में सुरक्षा बलों की निंदा हो रही है जो करीब 4.5 महीने से वहां तैनात है और वह किसी तरह हालात को संभालने की कोशिश कर रही है। यही नहीं, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने महिला एक्टिविस्ट को भरोसा दिया है कि इस महीने असम राइफल्स को हटा दिया जाएगा, दूसरा केंद्रीय बल आएगा। असम राइफल्स सेना के नियंत्रण में रहती है। मैतेई समाज की महिलाओं का आरोप है कि असम राइफल्स कुकी आतंकियों का पक्ष ले रहा है। यह कितना संगीन आरोप है। न सिर्फ सुरक्षा बलों की निंदा हो रही है, वह भी कैबिनेट में, बल्कि उन पर आतंकियों के साथ मिले होने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। और ऐसे आरोप लगाने वालों को मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि असम राइफल्स को हटा दिया जाएगा। क्या यही मजबूत सरकार और डबल इंजन की सरकार का नतीजा है? पिछले महीने लोकसभा में अमित शाह ने कह दिया कि कुकी लोग म्यांमार से मणिपुर में घुसने लगे जब सेना ने उग्रवादियों को निशाना बनाना शुरू किया। समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से टेलीग्राफ ने खबर छापी है। सेना के अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल रमन त्यागी पर गोली चलाने वालों में प्रतिबंधित आतंकी संगठनों का हाथ हो सकता है। इनके नाम यूएनएलएफ और पीएलए हैं। सेना का यह अधिकारी गंभीर रूप से घायल है। सुरक्षा बलों को सतर्क किया गया है कि प्रदर्शन करने आ रही लोगों की भीड़ में आतंकी हो सकते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले कई हफ्तों से चेतावनी दी जा रही है कि कमजोर हो चुके उग्रवादी समूह फिर से सक्रिय होने लगे हैं। सेना और असम राइफल्स ने ऐसे ही एक उग्रवादी समूह के तथाकथित लेफ्टिनेंट कर्नल को पकड़ा है। यह व्यक्ति 2015 में सेना पर हमला कर चुका है जिसमें 18 जवान मारे गए थे।
मणिपुर से आने वाली खबरों पर आप नजर डालते रहिए। इन 4.5 महीनों में क्या सुधार हुआ है, इसकी पोल खुल रही है। वहां केवल 2 समुदाय ही एक दूसरे के आमने सामने नहीं, बल्कि पुलिस और सुरक्षा बल भी आमने सामने हैं। अब आप इस खबर को ही देख लीजिए। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर विवाद चल रहा है। आरक्षण समर्थकों पर पुलिस की लाठी चली, नाराजगी बढ़ी तो सरकार ने बातचीत का रास्ता खोल दिया। अब आरक्षण समर्थक संगठन दी ऑल इंडिया मराठा महासभा ने कहा है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो महाराष्ट्र में मणिपुर जैसे हालात हो जाएंगे। इस संगठन के नेता आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। तो इस तरह से मणिपुर का उदाहरण देकर चेतावनी दी जाने लगी है। आपको याद दिला दें कि मणिपुर की हिंसा में भी आरक्षण की बड़ी भूमिका थी। हालत यह है कि राज्य सरकार ने आंदोलन के दौरान मराठा नेताओं के खिलाफ जितने भी केस हुए हैं वापस लेने का ऐलान कर दिया है। अगर पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के क्षेत्र में चीन ने अतिक्रमण नहीं किया है तो आप ही सरकार से पूछिए कि भारत और चीन के कमांडरों के बीच 19 दौर की बातचीत क्यों हुई। इतनी सी बात से आप समझ सकते हैं। मगर लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा ने कहा है कि मैं राहुल गांधी पर टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन चीन ने भारत की 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं किया है। तो इन जनाब से पूछना चाहिए कि अगर कब्जा नहीं किया है तो फिर चीन से क्यों 19 दौर की बातचीत हुई। यही नहीं, उत्तरी कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कह दिया कि लद्दाख में कोई तनाव नहीं है, सब वेरी नाइस है। उन्होंने कहा कि मैं जिस भी इलाके की रक्षा कर रहा हूं वो हमारा है और मैं किसी को भी भारतीय साइड में नहीं आने दूंगा। राहुल गांधी ने अपनी लद्दाख यात्रा के दौरान कहा था कि यहां पर लोग कह रहे हैं कि चीन ने जमीन पर कब्जा किया है। जहां पहले वे भेड़े चराने जा सकते थे अब नहीं जा सकते हैं। राहुल ने कहा कि पीएम ने विपक्ष की बैठक में कहा था कि लद्दाख का 1 इंच भी चीन ने नहीं लिया है, ये झूठ है। लेह के गांव त्रिशूल के काउंसलर हैं कोंचोक स्तानजेन। इन्होंने एएनआई द्वारा ट्वीट किए गए उपराज्यपाल के इस बयान के नीचे ट्वीट कर लिखा है कि हमने इंचों में नहीं किलोमीटरों में जमीन खोई है। बॉर्डर पर रहने के कारण हम ये बेहतर जानते हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि उपराज्यपाल बीडी मिश्रा को लद्दाख की एसपी नित्या दुर्गा पोटलूरी को चाय पर बुलाना चाहिए और इस बहादुर अफसर के उस पेपर के बारे में चर्चा करनी चाहिए जो उन्होंने डीजीपी आईजीपी की कॉन्फ्रेंस में पेश किया है। जनवरी महीने में उन्होंने अपने इस पेपर में साफ रूप से दर्शाया है कि भारतीय सुरक्षा बलों के पास से केवल लद्दाख में 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट जा चुके हैं। मीडिया में मनीष तिवारी ने यह भी लिखा है कि उन्होंने इस बात की चर्चा लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर अपने भाषण में की थी। उसके बाद इस पेपर को हटा दिया गया। उन्होंने यह भी दावा किया है और कहा है कि सरकार के किसी ने भी उस पेपर के दावों को गलत नहीं ठहराया है। अब सवाल उठता है कि क्या इस तरह के बयानों से चीन का हौसला नहीं बढ़ेगा। चीन कहने लग जाएगा कि प्रधानमंत्री से लेकर उपराज्यपाल तक कह रहे हैं कि चीन ने भारत की जमीन पर कोई कब्जा नहीं किया है। तो इस तरह आपने देखा कि सेना, मीडिया, जवान, मणिपुर, लद्दाख और किसान का एक चक्र पूरा होता है। आपको गोल गोल घुमाया जा रहा है और प्रधानमंत्री अब भी मणिपुर नहीं जा रहे हैं, न जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका का सेब अब आ सके आराम से, इसलिए आयात शुल्क घटा दिया गया है। इससे हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और उत्तराखंड के सेब उत्पादक बहुत चिंतित हैं। उन्हें लगता है कि उनके सेब की मांग घट जाएगी, दाम नहीं मिलेगा और लागत की वसूली नहीं होगी और वे कर्जे के चक्र में फंसते चले जाएंगे। कश्मीर से सीपीएम के नेता एमवाई तारिगामी ने कहा है कि सेब पर आयात शुल्क 20% कम किया गया है। अमेरिका को खुश करने के चक्कर में भारत के सेब उत्पादकों का भविष्य अनिश्चित हो गया है। इसी साल अप्रैल महीने में सेब उत्पादकों ने दिल्ली में धरना भी दिया था कि सेब के आयात पर शुल्क बढ़े ताकि भारत के सेब उत्पादकों को संरक्षण मिल सके। मेजबान हो तो नरेंद्र मोदी जी जैसा। अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आते हैं, अपने वॉशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी 15%, मात्र 15% आ जाती है, घट जाती है
और अपने किसानों के लिए वो बड़ा तोहफा लेके वापस चले जाते हैं। हमारे किसानों पर मोदी जी चाबुक चलाएंगे और अमेरिका के किसानों को बड़ा तोहफा देंगे। यह काम मोदी जी ही कर सकते हैं, वही है तो मुमकिन है। और असलियत यह भी है कि अमेरिका में सेब उगाने वाले बड़े कॉरपोरेशंस होते हैं, उनको सरकार बड़ी सब्सिडी देती है, उसको बीज पे सब्सिडी मिलती है, खाद पे मिलती है, कीटनाशक पे मिलती है। और हमारे यहां जो सेब उगाने का काम है वो मूलतः 3 राज्यों में होता है, जिनके ऊपर चाबुक चला रहे हैं मोदी जी, क्योंकि अमेरिका को खुश रखना है, जो बाइडेन से गलबैया करनी है, विश्वगुरु बनना है। मीडिया में जो बहस होनी चाहिए वो बहस नहीं है। G20 के लिए कितना खर्चा तय हुआ था और कितना खर्चा हुआ है, यही नहीं 3 दिनों की बंदी से दिल्ली में कारोबार का कितना नुकसान हुआ है। ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि $120 मिलियन के बिजनेस का नुकसान हुआ है। मेहनत मजदूरी करने वाले तो किसी 20 में भी नहीं हैं, उन्हें हर बहस से बाहर कर दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस में मिहिर बसवाड़ा की यह खबर छपी है। एशिया कप फुटबॉल के लिए जब टीम का चयन होना था तब खिलाड़ियों की कुंडली ज्योतिष से दिखलाई गई। इसके लिए 12-15 लाख रुपए की फीस दी गई। मेरा अनुभव ऐसी खबरों का उल्टा होता है। सुनते ही लोग यह पता करने लग जाएंगे कि किस ज्योतिष ने खिलाड़ियों की कुंडली बनाई है, मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ऐसी खबरों से लोगों को यह उम्मीद हो सकती है कि अब यूपीएससी में कुंडली देखकर, ज्योतिष से पूछकर आईएएस, आईपीएस और आईएफएस का चुनाव हो, देश के लिए बड़ा अच्छा होगा। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पदों पर उन्हीं को रखा जाए जिसे ज्योतिष ठीक माने, देश के लिए बड़ा अच्छा होगा। और अगर ज्योतिष मना कर दें तो विराट कोहली को भी क्रिकेट टीम से बाहर कर दिया जाए। तो क्या हम ज्योतिष को अपने सार्वजनिक जीवन के इस तरह के क्षेत्रों में भी प्रवेश कराने के लिए तैयार हो गए हैं? और ये सब हो रहा है हमारी आपकी नजरों के सामने। मोदी जी को ज्योतिष से दिखला लेना चाहिए कि उन्हें गोदी मीडिया के किस चैनल से ज्यादा नुकसान है और किस एंकर की चाटुकारिता से उनके वर्षों की मेहनत से बनाई गई छवि ध्वस्त होने का खतरा है। यह भी ज्योतिष से पूछ लें। और किसकी पतित पत्रकारिता से देश का नुकसान हो रहा है, यह भी उस ज्योतिष से पूछ लें। डू यू गेट माई पॉइंट? नमस्कार, मैं रविश कुमार।